वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पेरिस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात। पाकिस्तान में IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम्स और ताउन पर तबादला ख्याल। ये मुलाकात न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट के मौके पर हुई। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट का पेरिस में आगाज। 2 रोजा समिट में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट का पेरिस में आगाज। 2 रोजा समिट में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरबराह इजलास में दुनिया भर से 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। चीनी सरमायाकारी से न्यूक्लियर के शोबे को फरोग हासिल होगा। गुज़श्ता 4 साल में सीपैक पर काम नहीं हुआ। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल होगी। बिजली की मजीद पैदावार और सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से रियायत नहीं बरती जा सकती। शरपसंदों ने रियासती इदारों को निशाना बनाया। रियासती इदारों पर हमला बराह रास्त रियासत पर हमला होता है। चेयरमैन PTI की मंसूबा साजी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा चीन। चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल लोजन जी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने से मुतालिक मुज़ाकरात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीन की सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। बलूचिस्तान के 35 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के चौथे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। मखसूस नशिस्तों पर खवातीन, किसान, मजदूर और अक़लियतों की नशिस्तों पर 1001 कागजात नामजदगी जमा। चमन, हरनाई, झलमक्सी और आवारान में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान। 9 मई का एक और अहम शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। मर्दान के मुकीम शरपसंद यासिर नवाज वल्द अमीन नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, जो फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा। शरपसंद के वालिद की फौजी और कौमी तनसीबात पर हमलों की पुरजोर मजम्मत। नौजवानों किसी के कहने पर ऐसी शरंगेज सरगर्मियों का हिस्सा न बने। शरपसंद के वालिद का नौजवानों को खास पैगाम। मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी के अफराद का जिना हाउस का दौरा। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है और पाक फौज है। हम किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान से आगे नहीं मानते। जिना हाउस का दौरा करने वाले अफराद का इजहार ख्याल। गाजी हवलदार अख्तर जान वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। हवलदार अख्तर जान लकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन का एक बहादुर सिपाही। हवलदार अख्तर जान 22 अक्टूबर 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के आखिरी मराहिल के दौरान सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुए। मोदी के दौरे अमेरिका ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का पोल खोल दिया। अमेरिकी सेनेटर्स, कांग्रेस रहनुमा, इंसानी हुकूक, मजहबी और सहाफती आज़ादी की तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। मोदी का कांग्रेस से खिताब अमेरिकी तारीख का शर्मनाक बाब करार। कांग्रेस रुकन रशीदा तलाइब और इल्हान उमर ने मोदी के खिताब का बायकॉट कर दिया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे मकबूजा जम्मू कश्मीर के खिलाफ वादी भर में पोस्टर चस्पा। भारतीय वजीर दाखिला का आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके का दौरा। कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। पोस्टरों की तहरीर। टाइटन आबदोस के सयाहों को बचाने की उम्मीद कम होती जा रही है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि तलाश की मुहिम में शामिल कनाडा के तैयारे को कुछ आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि ये किसकी आवाजें हैं। आबदोस में मौजूद 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन अब सिर्फ चंद घंटे के लिए बाकी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। नौखंडी 49, दालबदीन 48, सिब्बी, दादू और नूरपुर थल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिरदो नवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के उस्मान कमर ने साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 21.59 सेकंड्स में मुकम्मल किया। मर्दों के जिलेन थ्रो में पाकिस्तान के उमैर कियानी ने सोने का तमगा अपने नाम किया। उमामा इफ्तिखार ने खवातीन के जिलेन थ्रो में चांदी का तमगा हासिल किया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट समिट के मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम्स और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता माह दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक बातचीत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने क्रिस्टलिना जॉर्जेवा को पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने हुकूमत के माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इकदामात से भी आगाह किया। वजीर आजम ने IMF की MD को बताया कि पाकिस्तान ने IMF के तौसीफ फंड फैसिलिटी के नवे जायजे में तमाम मतलूबा इकदामात उठा लिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान IMF से तय करदा तमाम शराइत को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने तवक्को जाहिर की कि IMF की एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी के तहत मुख्तस किए गए फंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे। फंड्स के जारी होने से न सिर्फ पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशें मुस्तहकम होंगी बल्कि अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने जारी जायजे के अमल पर अपने इदारे के नुक्ता नज़र से वजीर आजम को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान इस सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका फराहम किया। और न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट अब से कुछ देर बाद पेरिस में शुरू हो रही है। 2 रोज़ा समिट में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरबराह इजलास में दुनिया भर से 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। सरबराह इजलास का मकसद बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए दरकार उसूलों और इक़दामात की वजाहत और ज़्यादा मुतवाज़न और मुनसिफाना शराकत दारी की राह हमवार करना है। सरबराह इजलास में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल और कर्जों से मुतालिक हल के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इंसानियत को दरपेश असरी चैलेंजेस से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की तंजीम नौ की ज़रूरत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। G77+ चाइना ग्रुपिंग में एक अहम स्टेक होल्डर और मौसमियाती तब्दीली के खतरे से बुरी तरह मुतासर होने वाले मुल्क के तौर पर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करने के हवाले से बेहतर पोजीशन में है। बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे की इस्लाहात एक तवील अरसे से एक अहम मुतालबा रहा है। ये मुतालबा अवामी पॉलिसी के माहिरीन, पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स और आलमी रहनुमाओं बिलखुसूस ग्लोबल साउथ की तरफ से मुख्तलिफ फोरम्स पर खास तौर पर किया जाता है। माहौलियाती तब्दीली, कुदरती आफात, माहौलियात, कर्जों की बढ़ती हुई सतह और तवानाई की मुंतकली जैसे चैलेंजेस की संगीन नौयत ने खतरे की घंटी बजाई है। मसाइल की आलमगीरियत ने आलमी मालियाती निज़ाम को नुमाइंदा और मसावी बनाने के लिए उस पर अस्तर नौ गौर करने के लिए तख्लीकी नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया है। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट वो जगह है जो दुनिया को बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए दरकार वसी उसूलों और इक़दामात पर मुत्तफ़िक़ होने का मौका फराहम करता है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ट्वीट में कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरे फ्रांस इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजीर आज़म अंदरूनी चैलेंजेस और मुश्किलात से नबर्द आज़मा हो रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी फोरम्स पर भी मौसर नुमाइंदगी कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली हमारे लिए भी चैलेंज है। ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट सरबराही इजलास इन चैलेंजेस से निमटने की राह तलाश करेगा।
वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। चीनी सरमायाकारी से न्यूक्लियर के शोबे को फरोग हासिल होगा। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तवानाई ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में CPEC पर काम नहीं हुआ। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल होगी। उन्होंने कहा कि बिजली की मजीद पैदावार और सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास महंगी बिजली बनाने के जराए मौजूद हैं, वो पुराने हैं, वो तेल से चलते हैं और जिनको इस्तेमाल करना सार्फिन के बिल बढ़ाने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा हमारी एक मतवाजी कोशिश होती, पैरेलल एफर्ट है कि हमने ज्यादा से ज्यादा बिजली भी फराहम करनी है, लेकिन सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से भी बचाना है, जिसकी वजह से पिछले साल बहुत मसाइल पैदा हुए थे। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि रियासती इदारों पर हमला बराह रास्त रियासत पर हमला होता है। 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से रियायत नहीं बरती जा सकती। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगाकर मुल्क की रोशनियां बहाल की और रोजगार के मौके पैदा किए। अगर आज भी इमरान प्रोजेक्ट को बेनकाब नहीं करेंगे या जिन जिन जगहों से इस इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, सहूलत दी गई, उन मकामात से इसकी हकीकत से पर्दा नहीं उठाएंगे तो लोगों को ख़ास तौर पर वो 18 से 25 साल का नौजवान, उसके जहनों में ये बात रह जाएगी जो अदारों के मुतल्लिक़ की जाती रही है। और अगर नौजवानों के जहनों में वो बातें रह गई जो अदारों के मुतल्लिक़ उनको सिखाई गई, तो फिर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो किसी वक्त भी इस कुव्वत को, इस नौजवानों की कुव्वत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी चौधरी हामिद हमीद ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसे पर पूरी कौम अफसरदा है। हामिद हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने वाले तमाम एजेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे वाक़यात की मुकम्मल रोकथाम तक हुकूमत और इदारे चैन की नींद नहीं सोएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान चीन दिफा और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन की फौज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल लॉजन ली से मुलाकात की। मुलाकात में चीन पाकिस्तान बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती को बड़ी अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान के अवाम के दिल और दिमाग में गहरी जड़ें रखती है। उनका कहना था कि हर मुश्किल घड़ी में दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताल्लुकात आजमूदा साबित हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और तरबियत के शोबों में आला सतह पर ताउन फरोग पा रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दौरा चीन में चीन के स्टेट काउंसलर, वजीर खारजा और दूसरे आला अस्करी और सरकारी हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों में फरीकैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया। फरीकैन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और आजमूदा दोस्त हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग आज हो रही है। ख़वातीन, किसान, मजदूर और अक़लियतों की इन मखसूस नशिस्तों पर 1001 कागजात नामजदगी जमा हुए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह के मुताबिक ज़िला चमन, हरनई, झलमक्सी और आवरान में इन मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मंतखब हुए। महकमा एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को लिया अराजी स्कैंडल में आज तीसरी बार तलब किया है। तर्जमान महकमा एंटी करप्शन ने वजाहत की है कि चेयरमैन PTI को पेश होने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। अगर वो पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई को भी आज एंटी करप्शन DG खान में तलब किया गया है। एंटी करप्शन ने तलबी का नोटिस कल जमान पार्क की रिहाइश गाह पर चस्पा किया था।
नाज़रीन, 9 मई हंगामा आराई केसेस में पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दरख्वास्त जमानत पर खुद अदालत के सामने पेश न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम हो गए। अदालत ने दोनों पीटीआई रहनुमाओं को अदालत के सामने पेश होने की कल तक के लिए मजीद मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पीटीआई के साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 9 मई के वाक़यात पर थाना तरनौल में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। नाज़रीन, 9 मई का एक और अहम शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। मर्दान के मुकीम शरपसंद यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, जो फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस रहा है। शरपसंद के वालिद ने फौजी और कौमी तनसीबात पर हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि किसी के कहने पर शरंगेज सरगर्मियों का हिस्सा न बने। 9 मई का जो वाक़या था वो ना पुलिस के ऊपर पथराव किया और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा, उसके हम पुरजोर मजम्मत करते। सारे पाकिस्तानी को, मेरा घर वालों को, उसके बड़ों को ये अपील है कि सारे छोटे बच्चों को समझाओ कि ऐसा वाक़या फिर ना हो आइंदा के लिए। मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी के अफराद का जिन्ना हाउस का दौरा। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है और पाक फौज है। जिन्ना हाउस का दौरा करने वाले अफराद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान से आगे नहीं मानते। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा कारोबार है, हमारे बच्चे हैं। ये वो पाकिस्तानी फौज है जो अपनी कुर्बानियाँ देती हैं बॉर्डर पे। आज जिन्ना हाउस को इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान जो 9 मई का इंसिडेंट है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे डार्केस्ट डेज में से एक है। जिन्ना हाउस में घूमते हुए मैंने जो यहाँ पे तबाही देखी है, जिस तरह से इसको आग लगाई गई, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसी सियासत है। हम इस सियासत की आड़ में अपनी नौजवान नस्ल को क्या सिखा रही है। जिन शरपसंदों ने कायद के घर की या हमारे शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त से सख्त सजा जो है उनका हक बनता है और हमें उनको करार वाक़ई सजा देनी चाहिए। हवालदार अख्तर जान लकीम बरोद खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहादुर सिपाही है। हवालदार अख्तर जान 22 अक्टूबर 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के आखिरी मराहिल के दौरान सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुए। हमने जब देखा तो उसका जो ना मसनूई सांस पे लगा हुआ था और उसका जो ना जब पता चला था तो उसका बुखार और टेम्परेचर ज़्यादा होता था, तो उन लोगों ने उसको जो ना उस ऑपरेशन किया था। माशाल्लाह बची थी, माशाल्लाह सारा बची तो पाकिस्तान कुर्बान ये पाउसी थी यूल खलील रहमान नाम तो बराबर कराएगा अगर से टीम फरा ला खाना वक्त फरा ला तो जिगर बगोले हवालदार अख्तर जान ये एक टीम वर्क का एक शाकार है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी रही और ये टीम वर्क सब अपनी जगह पर, चाहे वो सर्जन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, साथ में जो पैरामेडिक्स हैं, सब ने अपनी अपनी जगह पर अपना किरदार अदा किया और हवालदार अख्तर जान जो है वो मौत से जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी में वापस आए। एहसास हो दिल के अंदर कि जिस माशरे के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है कार खैर की, और कार खैर हर किस्म का हो सकता है, सिर्फ माल और दौलत का कार खैर नहीं बल्कि इल्म का कार खैर भी हो सकता है, उस कार खैर में हिस्सा लें। तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, गवर्नर साहब मौजूद हैं, मैं आपको एक मुख्तलिफ़ एंगल से आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो एंगल ये तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त 2 पाकिस्तान लगते हैं मुझको। एक एलीट का पाकिस्तान है जो आप लोग हैं और मैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन तक इल्म पहुंच गया, जो ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए जो तालीम का अहतमाम कर सकते थे, या इत्तफाक़िया ऐसे रीजन में थे जहाँ पर तालीम का अहतमाम हुआ और आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप हैं एलीट। मेरा ख़्याल से 4-5% लोग
तालीम याफ्ता इस लेवल पर होंगे जिस लेवल पर आप हैं। और एक पाकिस्तान वो है जहां आम आदमी माशी हालात में सेहत और तालीम के मामलात के अंदर बड़ा परेशान है। ये दो पाकिस्तान हैं और इनको जोड़ने के हवाले से मुझे और आपको सोचना चाहिए कि कैसे जुड़ेंगे। ये दो पाकिस्तान 75 साल से एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी कौमों ने इनको जोड़ लिया है और बहुत सारी कौमें जो पीछे रह गई हैं वो इसको जोड़ नहीं सकी हैं। और उसकी आपको मिसाल तो बाद में दूंगा, मगर ज़रा सा एक तसव्वुर कर लो। आपने सुना होगा आजकल आबादी का तनासुब पाकिस्तान का तकरीबन 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में आबाद हैं माशाअल्लाह, और उसमें से 2 करोड़ 70 लाख, आई जस्ट इंक्रीज द फिगर बाय 20 lakhs, 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। आपको एहसास होना चाहिए इस बात का। 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आर आउट ऑफ स्कूल। अगर मेरा बस चले तो मैं सारी प्रायोरिटीज छोड़कर उस नए पाकिस्तान के लिए रास्ता तैयार करूं। वाकई अगर मुझे कोई मौका मिले तो फिर मैं सिर्फ उस नए पाकिस्तान के लिए तैयार करूं बच्चों को जो 2 करोड़ 70 लाख के करीब आउट ऑफ स्कूल हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ में कुछ गड़बड़ तो होगा कहीं ना कहीं। मैं एलीट हूँ, मुझे इस मुल्क ने तालीम दी है, और उसके बावजूद मैं ये तमाशा देख रहा हूँ अपने मुल्क में कि इतनी बड़ी तादाद बच्चों की स्कूलों के बाहर है। यू नो हाउ मच डैमेज इट कॉजेज टू योर कंट्री, कि आगे मुस्तकबिल के अंदर आप जो एलीट हैं वो बोझ उठाएंगे सारे माशरे का। शेयर भी नहीं कर सकते वो बच्चे बेचारे। जब वो बड़े होंगे स्किल सेट्स क्या एक्वायर करेंगे, उनकी रॉ लेबर को हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे दुनिया भर के अंदर। तो लिहाजा मैं आपकी तवज्जो उधर ले आना चाहता था। अब मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं आपसे क्या दरख्वास्त करूं, क्योंकि मसाइल तो बहुत सारे हैं। मैं किस किस चीज़ की आपसे अपील करूं? मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर सिर्फ इस चीज़ की अपील कर रहा हूं आपसे कि आपके दिल में वो दर्द पैदा करूं जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा तो मोड़ दे। इसको एक ट्रेडिशनल गुफ्तगू मत समझिएगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और एक मैं ट्रेडिशनल ख़िताब करके आपसे बातचीत कर कर हंस बोल कर चला जाऊँ। ये ट्रेडिशनल ख़िताब नहीं है, ये एक अलार्मिंग कैफियत है कि घर में आग लगी हुई है तो मुझे बुझाना मेरा फ़र्ज़ है, और जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने और आप लोगों ने मुझ पर सौंपी है तो वो मैं वो भी ना कह सकूँ आपसे कि देखो आग लगी हुई है तुमने बुझाना है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं ये परेशानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं खैर ये बाद में बात कर लूँगा आपसे। तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है? सेहत के आप ठेकेदार हैं तो आपसे उस ठेकेदारी की बात की जाए। आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह, मैं इन्वॉल्व, जब मैं आप कह रहा हूँ ना तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरा भी सेहत के प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। मैंने क्या कमाल किया है इस मुल्क के अंदर, क्या तीर मार लिया है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर, और इसको अपने इंडिविजुअली मैंने तीर मार लिया होगा, मगर इसका माशरे पर कितना असर हुआ। तो व्हाट आई कैन डिलीवर एंड व्हाट आई हैव डिलीवर्ड में एक बहुत बड़ा तजाद है। इस बात का भी इम्कान है कि मैं ब्लेम करूं इंस्टीट्यूशंस को कि इंस्टीट्यूशंस ने मुझे आगे नहीं आने दिया, और हकीकत वो भी है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने पहला मास्टर्स किया 1975 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन प्रोस्टोडोंटिक्स, एंड आई वाज नेवर एबल टू टीच बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट अलाउ मी टू टीच। उन्होंने कहा जी फुल टाइम आओ तो आओ, वरना ऐसे ये पार्ट टाइम टीचर्स नहीं चाहिए हमको। आई नेवर टॉट प्रोस्टोडोंटिक्स इन पाकिस्तान, although I had the skill set in 1975. कुछ नुकसान तो हुआ होगा ना। फिर I acquired the skill set of orthodontics in 1974-84 when I did my second masters. Again I was not allowed to teach. Orthodontics में पढ़ा नहीं सकता था। मैंने डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स भी किया, पढ़ा नहीं सकता था। The settled principle was कि फुल टाइम आओ, वरना हमें ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी इल्म की। तो इंस्टीट्यूशन ने भी बहुत कुछ किया है, मगर उसके बावजूद मैं फिर भी जिम्मेदार हूं। तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ डेंटिस्ट्री में, पहले मैं उसको टच कर लूं। एक ये बात और आपको बता दूं कि चाइना ने अगर तरक्की की, दो चीज़ों पर फोकस किया। तरक्की करने वाली कौमें इसी अंदाज से फोकस करती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब इस्लाम का प्रचार किया तो चंद चीज़ों पर फोकस किया, उसमें कैरेक्टर पर फोकस किया, उसमें खैरात पर फोकस किया, उसमें दरगुजर पर फोकस किया। कौम बनाने के अंदर वक्त लगाया मगर कौम बन गई। तो चाइना ने दो चीज़ों पर फोकस किया, तालीम और सेहत। दोनों चीज़ें बड़े अहम पहिए हैं कौम की तरक्की पर। उसके 15-20 साल शुरू के, जब वो कम्युनिज़म से निकला तो उसके 15-20 साल इसी पर फोकस हुए। उन्होंने बेयरफुट डॉक्टर्स बना लिए। उन्होंने कहा ये डॉक्टर तो 5-5 साल में निकलते हैं, हम कम से कम, मेरी कौम बीमार है, कोई छोटी ट्रेनिंग देकर लोगों को निकालें। तो 6-6 फुट 6-6 महीने के उन्होंने बेयरफुट डॉक्टर्स निकाले कि कौम की सेहत का एहतमाम तो करे। नाज़रीन, सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के हवाले से आपको खबर दें, जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से उठ गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत में बेंच से उठ गए हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि मैं केस की समाअत से दस्तबरदार नहीं हो रहा। मौजूदा बेंच कानूनी बेंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का पहले फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक तमाम बेंचेस गैर कानूनी हैं। इसी हवाले से हम मजीद जान लेते हैं नुमाइंदे एजाज हुसैन से। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी, आज काफी तफसीली उन्होंने अपनी वजूहात बयान की और पिछले 1.5-2 महीने में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसका हवाला दिया। सबसे पहले तो उन्होंने जिक्र किया 184(3) के तहत जो अहम मुकदमात की समाअत रोकी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद जो है ना उनको नए सिरे से तश्कील दिया जाना चाहिए। ये उस वक्त का मामला है जब अभी जो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो नहीं आया था। उसके बाद ये 3 रुकनी बेंच का फैसला था 2-1 की जो है अक्सरियत से, लेकिन उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस पर अमल दरामद रोका। उसके बाद 6 रुकनी बेंच बना जिसने वो फैसला वापस लिया, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज ये कहना था कि फैसले में जो ऑथर जज होता है अगर रिव्यू उसको किया जाना मकसूद हो तो उसको शामिल किया जाता है। क्योंकि ऑथर जज वो थे, उन्होंने वो फैसला तहरीर किया था, 6 रुकनी बेंच में उनको शामिल नहीं किया गया, इसलिए उस फैसले की कोई हैसियत नहीं। इसी तरह से उन्होंने ये भी हवाला दिया कि इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के हवाले से जो ऑडियो कॉल थी उसकी तहकीकात की जानी थी। वो उनका ये कहना था कि उस कमीशन को भी जो है वो रोक दिया गया काम करने से। फिर उन्होंने कहा कि जो ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इस पर इसको मुअत्तल किया हुआ है, इस पर अमल दरामद रोका हुआ है। उनका ये कहना था कि किसी कानून पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत चाहे तो उस मुकदमे की वो समाअत कर सकती है कि उसकी आईनी हैसियत उस कानून की क्या है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। कोई भी अदालत अगर चाहे तो वो कानून जो है वो उसको कलअदम करार दे सकती है या उस पर उसको सही करार दे सकती है। उनका ये कहना था कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बेंचेस बने हैं या ये जो अदालत चलाई जा रही है यह कानूनी तौर पर नहीं चलाई जा रही, क्योंकि जो एक्ट है उस पर फैसला होना अभी बाकी है। और उनका ये कहना था कि जब तक एक्ट का सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाती वो इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस मुकदमे की समाअत से दस्तबरदार नहीं हो रहे, यानी कि जो हम एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं रिक्यूज उन्होंने नहीं किया। और उनका ये अपने अल्फाज है कि मैं रिक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन मौजूदा सर्कमस्टांसेस में वो मैं इस मुकदमे की समाअत से उठ रहा हूँ, उस वक्त तक उठ रहा हूँ जब तक उस कानून का जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका फैसला नहीं हो जाता। उनका ये कहना था कि वो कानून अभी मौजूद है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता वो कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे कलअदम करार दे दे या उसे दुरुस्त करार दे दे, दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही होगा, लेकिन उस पर फैसला जरूर कोई ना कोई सुनाया जाना चाहिए। की समाअत हुई, जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से उठ गए हैं। एजाज हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट अब से कुछ देर बाद पेरिस में शुरू होने जा रही है। 2 रोज़ा ये समिट है और 50 ममालिक के सरबराहान इस समिट में शरीक हैं। इजलास में दुनिया भर से 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे इस समिट में शिरकत कर रहे हैं और इस समिट का आगाज़ कुछ ही देर में होने जा रहा है। और पाकिस्तान से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सऊदी शहज़ादा इस समिट में मौजूद हैं और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इस समिट में मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा दुनिया भर से 50 से ज़ायद ममालिक
ममालिक के सरबराहान हैं और मालियाती इदारों के नुमाइंदे हैं जो इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। 2 रोज़ा ये समिट है और इस सरबराह इजलास का मकसद बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए दरकार उसूलों और इक़दामात की वजाहत, जबकि ज़्यादा मुतवाज़न और मुनसिफ़ाना शराकतदारी की राह हमवार करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस 2 रोज़ा समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पायदार तरक्की, अहदाफ के हुसूल और कर्ज़ों से मुतालिक हल के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और तजावीज़ पेश करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इंसानियत को दरपेश असरी चैलेंज से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तंज़ीम नौ की ज़रूरत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। जबकि नाज़रीन, इस समिट के दौरान साइडलाइन मुलाकातें भी हुई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम्स और ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन बातचीत का जिक्र भी हुआ और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को आगाह भी किया। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट है जो से अब कुछ देर बाद पेरिस में शुरू हो रही है और 2 रोज़ा समिट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नुमाइंदगी कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आगाज़ हो चुका है इस समिट का और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। दुनिया भर से 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे शरीक हैं। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट का बाकायदा आगाज हो चुका है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। Line, facing their people, facing the deteriorating planet. I wanted to bring us together in Paris to create a broad international consensus and something that is carried forward by those people who are really living with the consequences of climate deregulation and who are fighting against poverty and its consequences. The Sustainable Development Goals have given us a tremendous momentum. The Secretary General will be organizing a summit next year. You know that we have many meetings ahead. The COP before the end of the year, the G20 meetings, and today we have to set out clear objectives. Despite what we have collectively succeeded in achieving with the agreement obtained in Kunming-Montreal last December, we can see that inequalities are growing. We've seen that climate vulnerability adds to risk, and our world is faced with multiple shocks. The epidemic increased these difficulties, and a disorganized economic recovery added to these difficulties, and then the war in Ukraine following the Russian aggression has added to the instability of our world. We have a financial system that is the result of a past consensus that was efficient in the past, that brought assistance that was sorely needed in the past decades, but which is no longer fully adapted and that we must realign to meet our objectives. That is why last year I proposed in Bali that we work on a new global financial pact. This corresponds to what our people are expecting, and I'd like to pay tribute to youth around the world who contributed to organizing this conference, civil society and NGOs. I would also like to thank dear Mia, Prime Minister of Barbados, whose support has been decisive, and she has begun to build work around climate vulnerability. In particular, we have many representatives of the African continent, of the Latin American continent, from Asia Pacific. President Bazoum of Niger, dear Mohammed, will tell us in a moment about the concrete challenges of the fight against poverty in his country. I think that the roundtables will enable us to advance on many subjects, but there's a very simple principle I'd like to set forth at the beginning of this conference. First of all,
No decision maker or country should ever have to choose between reducing poverty and protecting our planet. I've heard a lot of decision makers recently say, oh, you've solved the problem of poverty and you're trying to explain to us what we need to do for the environmental transition, but we have not solved the problem of poverty yet. But this is a choice that people should not be forced to make. We have to be able to face both of these challenges at once. And the second principle is that each country needs to follow a sovereign path. There is not one single model. We have to respect the singular paths that each country should be able to follow according to its model. And with this new global financial pact, we must respect the sovereignty of each country. We have the JET-P that we set up. In particular, South Africa signed this agreement with the international community. This is at the heart of our positive conservation policies. Gabon has a new project for preserving biodiversity. I think these are methods that are most respectful of sovereignty. And the third principle is that we have to face the challenges of poverty, the climate, and biodiversity at once, and we must invest much more. And so the shock to the concessional system calls for the mobilization of more funds, a reorganization of our financial structures, but also a better mobilization of multilateral organizations. And I'd like to pay tribute to the director of the IMF and her special drawing rights program, and welcome the new president of the World Bank, who is also committed to this path. And I think these are new partnerships that will enable us to move forward with multilateral institutions. And the fourth principle is that we need much more investment from the private sector. There's a lot of cash in the world. There's a lot of money. And I don't think that we can completely change our system. I know that some people would like that, but I think we can make our system work better if this cash was used to serve progress for the planet and to face this double challenge of poverty and climate and biodiversity. So for all of this, we need to mobilize a lot more private finance. Countries, developing countries, and emerging countries all need this financing. And over the past few years, we have been able to crystallize instruments and financial innovation for the purposes of removing risk, which means that some financial institutions no longer go to certain countries, but if we set up guarantees, they could be accepting of more risk exposure. We need to better mobilize funds so that they reach the countries that need it the most, and this is why we need more innovative agreements to reduce that risk so that these financing programs can go through. We have philanthropic organizations, we have sovereign funds, and I think together with innovative tools, we can provide a structured, coherent response. For me, this meeting should be a meeting where we find solutions. And so over these 2 days, we have to create commitments, mobilization of money, new instruments. I'll give you another list tomorrow, but we have to find concrete solutions that will change the life of people in countries around the world who are facing these challenges. And this is how we will be judged, because we will have to be held accountable. And we will have a follow-up mechanism, a monitoring mechanism, so that everything that we decide over these 2 days can be followed up in time. Thank you very much, ladies and gentlemen, once again for coming here today. And what is really of interest to me is the general mobilization to meet the challenges that we are all facing around the world for our planet and for the world. Thank you very much, and I wish you a successful meeting.
Merci, Monsieur le Président. Vous venez de le dire. Thank you, Mr. President. You have just said we are here for the future. We are here because we believe in unity and because we believe in worldwide cohesion. Now, I would like to call a young African to the stage from Uganda. Since 2019, she has been talking about the necessary combat for the climate and against poverty in her country. I'd like to call Vanessa Nakate. She has been working since 2019. न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट का आगाज हो चुका है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन समिट से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि समिट में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। اگر خدا نخواستہ میاں والی ایئر بیس پہ نقصان ہو جاتا تو ان جہازوں کو تو ہندوستان نشانہ بناتا ہے نا. یہ ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ان کو ہندوستان نشانہ بناتا ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ نشانہ بناتا ہے. تو ہاؤ ول یو ڈیفائن دوز پیپل ہو اٹیک دا میاں والی بیس دیٹ ڈے؟ کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے؟ یا ایک شخص جو ہے وہ پیٹرول بم بنا کے مولوٹو کاکٹیل بنا کے وہ پھینک رہا ہے جی ایچ کیو کے دروازے پہ، جو سمبل ہے ہماری دفاع کا، جس کا ایک اپنا تقدس اور ایک اپنا احترام ہے، اور اس کا دروازہ توڑا جاتا ہے. لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، میں ان کے نام لے سکتا ہوں جو لوگ اس میں شامل تھے. کچھ بھاگے ہوئے ہیں، کچھ گرفتار ہیں. How do you define that? How do you defend that? یہ لوگ جو عدالت میں گئے ہیں یہ بتائیں تو صحیح. یہ سیاسی مسافر جو ہیں، جن لوگوں نے ان کو سیاست میں سپانسر کیا، ان میں سے ایک شخص کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے سپانسر کیا. برتھ جو ہے، ان کی پیدائش جو ہے آپ کی پارٹی میں ہوئی، اس کے بعد کتنے سفر انہوں نے کیے. آپ بہتر جانتے ہیں جناب اسپیکر، سیاسی موٹیوز کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے ملک کا عزت اور وقار جو ہے اس کو چیلنج نہ کریں. میری ان لوگوں سے، جو لوگ لے کے گئے ہیں اس معاملے کو عدالت کے اندر، ان سے بھی اپیل ہے اور عدلیہ سے بھی ہاتھ باندھ کے اپیل ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں، کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں، کوئی ورثہ چھوڑ جائیں. جا رہے ہیں آپ، کوئی ورثہ ایسا چھوڑ جائیں کہ آپ کو یاد کیا جائے کہ آپ عدل کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہ ہو کہ آپ قصہ پاری نہ مان جائیں، تاریخ جو ہے آپ کو ڈیلیٹ کر دے. یہ قومی عزت وقار کا معاملہ ہے. جناب اسپیکر، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ کسی کے بچے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے. روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. کوئی دن نہیں جاتا جس دن جو ہے ہماری فوج کا جوان کوئی شہید نہیں ہوتا، کوئی افسر شہید نہیں ہوتا. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو خون دے رہے ہیں اس پاکستان، اس ملک کے خداداد کی سالمیت کے لیے. یہ ہمارے محسن ہیں. اس طرح نہ کریں. اس سے بڑھ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی ریاست کے خلاف، کسی قوم کے خلاف کوئی جرم نہیں ہوتا کہ آپ ان کے شہداء کی یاد کو، ان کی آبرو کو جو ہے وجہ تنازع بنائیں. جناب اسپیکر، میں ہاؤس سے بھی اپیل کروں گا
میرے بہت سے دوستوں نے جو ہے تقریر کرنی ہے. ابھی یہ سلسلہ تک تقریروں کا شروع ہو جائے گا جب تک ووٹنگ نہیں سٹارٹ ہوتی, بلکہ ووٹنگ کے دوران بھی تقریریں ہوئیں گی. اپنی ٹرف کو جو ہے پروٹیکٹ کریں. اگر ہم نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو جتنی انکروچ ہوتی رہے گی وہ کبھی واپس نہیں ملے گی. اس ملک میں جب کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, یہاں پہ سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر اس کو واگزار کرانے کے لیے. عدلیہ نے آلریڈی ہماری ٹیریٹری پہ انکروچ کیا ہوا ہے. وی مسٹ ریکلیم دیٹ. اور یہ میسج جانا چاہیے اس ہاؤس سے آج کے دن, آنے والی ڈسکشنز کے دن, بحث کے دن, کہ وی ول ناٹ لیٹ اینی باڈی ٹریسپاس آور ٹیریٹری. اور یہ مسئلہ ایک ایسا ہے, یا تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہو, یا ہم نے کوئی نئی لیجسلیشن کی ہو. کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہے. پریسیڈنسز جو ہے پچھلے 5 سال میں بھی موجود ہیں, اس سے پہلے بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو میاں والی ایئر بیس میں جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا. بھارت جنگی جہازوں کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے. 9 مئی کی وضاحت کیسے ہوگی؟ ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والے ہمارے محسن ہیں, ان کی بے حرمتی کی گئی. 9 مئی کو جس طرح سے شرپسندوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا, اس کا جواب کون دے گا؟ اس طرح سے ملک کا تشخص متاثر ہوا. ناظرین, ریمونٹ ویٹرنری اینڈ فارم اسکور, گجرانوالہ کور اور محکمہ لائف سٹاک حکومت پنجاب کے زیر اہتمام راہوالی مویشی منڈی میں فری ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیا گیا. مفت کیمپ میں متعدد بیماریوں سے متعلق آگاہی سیمینار کے علاوہ جانوروں کے مفت تشخیص و علاج, لیبارٹری ٹیسٹ, ادویات اور ویکسین کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں. تفصیل جانتے ہیں ہما اقبال سے. سرحدی دفاع کے ساتھ ساتھ پاک فوج عوامی بہبود اور قومی ہم آہنگی کے معاملات میں ہمیشہ پیش رہی ہے. اسی ضمن میں کسانوں کی سہولت کے لیے ریماؤنٹ ویٹرنٹی اینڈ فارم کور اور گجرانوالہ کور کے زیر اہتمام راہوالی مویشی منڈی میں مفت ویٹرنٹی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. مفت کیمپ کا مقصد کسانوں اور مویشی پالنے والوں کو سہولیات فراہم کرنا تھا. یہاں پہ آرمی ویٹرنری کیمپ سیٹ اپ کیا ہے فری آف کاسٹ, جو کہ انفارمیشن بھی دے رہا ہے نئے سیمنز کے بارے میں, نئے فوڈو کے بارے میں اور ویکسینیشنز کے بارے میں, اور جو جانور منڈی میں آ رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ ان کی ویکسینیشنز وغیرہ کو بھی انشور کر رہے ہیں. بہت اچھے انتظامات ہیں یہاں پہ, آرمی کی بہت سپورٹ ہے. کیمپ میں آنے والے کسانوں نے پاک فوج کی اس کاوش کو سراہا. اچھا ورکشاپ کا انتظام کیا جس میں ہمیں لیکچرز اور ڈیموز کے ذریعے یہ اویئرنیس دی گئی کہ ہم اپنے لائف سٹاک کو کیسے رکھ سکتے ہیں, ان کی ویکسینیشن کتنے ٹائم میں کیسے ہونی چاہیے. اور آج جب عید کے موقع پر لائف سٹاک ایک جگہ پہ لوگوں نے منڈیوں میں رکھا ہوا ہے, ان کے ویکسینیشن کر کے تاکہ اچھے, اور اگر کوئی جانور خریدا بھی جائے تو اس کی ویکسینیشن ہو, اگر کوئی بیماری ہو تو اس عید کی قربانی سے پہلے وہ ٹھیک ہو جائے. علاقے کے کسانوں اور پالتو جانوروں کے مالکان کے لیے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی متعدد بیماریوں سے متعلق آگہی کے لیے ایک لیکچر کا بھی اہتمام کیا گیا. ہما اقبال, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین, پاک بحریہ کے جہاز PNS ٹیپو سلطان نے سری لنکا کا دورہ کیا. پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق کولمبو بندرگاہ آمد پر پاکستانی سفارتی حکام اور میزبان بحریہ کے افسران نے جہاز کا استقبال کیا. جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے شری لنکا کی سول اور عسکری حکام سے ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا. ترجمان کے مطابق PNS ٹیپو سلطان کا شری لنکا کا دورہ اور بحری مشق میں شرکت سے دونوں دوست ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا. دورے کے اختتام پر دونوں ممالک کے بحری جہازوں کے مابین مشق کا انعقاد کیا گیا. پنجاب کابینہ کا اجلاس نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صدارت میں لاہور میں ہوا. اجلاس میں پنجاب کابینہ نے 5 ایکڑ زرعی اراضی کے مالکان پر زرعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا, جبکہ اس کے علاوہ اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے فرسٹ شیڈول میں ترامیم اور اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح 1% برقرار رکھنے کی منظوری دے دی. کابینہ نے سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 میں مجوزہ قانونی ترامیم پنجاب میں IT کے کاروبار, تعلیم اور ٹریننگ پر تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم کر دی. کابینہ نے ہیپیٹائٹس اینڈ انفیکشن کنٹرول پروگرام اور پروفیشنل TB کنٹرول پروگرام کے کانٹریکٹ ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی بھی منظوری دے دی.
पंजाब में 1500 सीसी से 2000 सीसी तक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस में 1% कमी की मंजूरी भी दी। पंजाब में उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों के बराबर कर दी गई है। नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब, जबकि मैदानी इलाकों में बाद दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और गिरदोनवाह में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहा और गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। नौकुंडी 49, दालबंदी 48, सिब्बी दादू नूरपुर थल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।